नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज मोदी सरकार 2 का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। करीब 6 घंटे बाद राष्ट्रपति भवन में नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में करीब 20 से ज्यादा नए चेहरों को जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। टीम मोदी में कुछ कद्दावर चेहरों को मंत्री पद का इनाम मिल सकता है तो कुछ की रुखसती भी हो सकती है। मोदी की नई टीम में शामिल होने वालों में जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। 16 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार सिंधिया को अब सब्र का फल मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार मध्य प्रदेश के गुना से सांसद रह चुके हैं। 18 साल तक कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के अलावा उन्हें यूपीए सरकार में भी कई मंत्री पद संभालने का अनुभव रहा है। राहुल गांधी के बचपन के मित्र होने के बावजूद कांग्रेस में भाव न मिलने से वो नाराज होकर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। ऐसे में इस विस्तार के जरिए सियासी समीकरण के साथ साथ कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश हो रही है। इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 से अधिक नए ऐसे चेहरे होंगे जिनको जगह दी जा सकती है, जिनमें की खासतौर पर पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन मौजूदा कैबिनेट से कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा और उन मंत्रियों के काम का बोझ भी हल्का किया जाएगा जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। तो कैबिनेट का विस्तार आज होना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक बड़ी खबर भी मिल रही है। नए संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास नारायण राणे पहुंचे हैं। अनुप्रिया पटेल भी प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। अमित शाह भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। सांसद अजय भट्ट भी प्रधानमंत्री के आवास पर हैं। जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के आवास पर हैं। नए मंत्रियों की प्रधानमंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा लगातार जारी है। तो कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई नाम हैं जिनको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। सियासी संतुलन भी बनाकर रखना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कई पद खाली भी है जिनको भरना भी है। कई विभाग दिए जाने, ऐसे भी कई मंत्री हैं जिनके पास 2 या 3 प्रभार उनको मिले हुए हैं। उनका भी बोझ कुछ हल्का करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। किस तरीके से आने वाले वक्त में हर राज्य में अपनी पैठ बनानी है, उसकी कोशिश पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से की जाएगी। कई नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं। सबसे बड़ा नाम जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। इसके अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नारायण राणे का नाम है। दिल्ली पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच चुके हैं, अपना दल की सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल वो भी वहां पर पहुंची हुई हैं। तो तमाम बड़े चेहरे जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। करीब 6 घंटे का समय है। करीब 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो 6 घंटे का वक्त है और सियासी हलचल इस वक्त दिल्ली में देखी जा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट यानी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। इस दौरान कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार भी लिए जा सकते हैं। वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि एमपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत में अगर किसी राजघराने का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है तो ग्वालियर रियासत के सिंधिया खानदान का। ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 में मुंबई में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से सियासत शुरू की, लेकिन 2020 में उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन किया। 2021 में उन्हें अपने सियासी करियर से काफी उम्मीदें हैं। यदि एक नजर सिंधिया के सियासी सफर पर डाली जाए तो 2002 में पारंपरिक सीट गुना से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। 2004 में भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यूपीए 1 सरकार में पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभाला। यूपीए 2 की मनमोहन सरकार में भी केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद गुना में जीत दर्ज की। 9 मार्च 2020 को
कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। दरअसल मार्च 2020 में जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही ये तय था कि देर सवेर सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और वैसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी को चौथी बार सत्ता दिलाने के शिल्पकार सिंधिया को ही माना गया था। ऐसे में अब सिंधिया को मंत्री बनाकर एमपी और एमपी के बाहर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। मतलब ये तो तय है कि एमपी कोटे से मंत्री तो फिलहाल बनना तय है। बहरहाल बात करें सिंधिया की तो ये समझना जरूरी है कि सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनने से बीजेपी को क्या लाभ मिल सकता है। एमपी में सियासी संतुलन बनेगा, एमपी को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा, 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव में फायदा होगा, केंद्र में एमपी का दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा, चुनावी राज्यों में युवा चेहरा होने से ज्यादा फायदा मिलेगा। बहरहाल मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार से कई समीकरण बनते बिगड़ते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर रहेगी, क्योंकि सिंधिया का मंत्री बनना और उससे भी अहम उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये तमाम पहलू काफी अहम साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई सारे नाम हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है, लेकिन अभी सवाल यह है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, बड़ा लंबा इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित ओरछा जी बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो आप लोगों से उनका तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले चैतन्य भट्ट जी, किस तरीके से देख रहे हैं सर मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि अभी भी कई पद मंत्रिमंडल में खाली हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई सारे प्रभार हैं, कई सारे विभाग उनको दिए गए हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप किस तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले साल में 5 राज्यों में चुनाव भी है। ये जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, इसकी लंबे समय से ये आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि कई मंत्रियों के पास तो 4-4 विभाग थे। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके पास 4 मंत्रालय थे। आपके इधर पीयूष गोयल के पास 3-4 मंत्रालय थे। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति 4-4 मंत्रालय का जो भार संभाले हुए था, उससे जाहिर सी बात है कि उतना काम नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था। इसलिए मंत्रिमंडल में विस्तार। और दूसरी चीज ये थी कि काफी जगह भी खाली थी, करीब 28 सदस्य भी उसमें जोड़े जा सकते हैं मंत्रिमंडल की संख्या पूर्ण होने में। तो बहुत से लोगों को इस बात की आशा थी कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का था, क्योंकि 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही और उसके बाद असंतुष्ट होकर सिंधिया जी ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना था। उनके जो चहेते थे उनको तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, लेकिन सिंधिया जी को भी एक महत्वपूर्ण पद देना था, क्योंकि उन्होंने एक राज्य की सरकार लेके आए थे। अन्यथा 5 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी को विपक्ष के रूप में बैठना पड़ता। तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का पारितोषिक देना था कि उन्होंने एक मध्य प्रदेश की जो सरकार फिर से बीजेपी की झोली में डाल दी थी। मध्य प्रदेश से मुझे लगता है कि अभी 5 मंत्री हैं, जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान जरूर हैं उड़ीसा के, लेकिन वो राज्यसभा के कोटे से, मध्य प्रदेश के कोटे से, कुल मिला के 5 मंत्री हैं। अब उन मंत्रियों में से एक राज्यसभा में सिंधिया जी का जाना तो तय है कि उनको तो मंत्रिमंडल में लिया ही जाएगा। इसके अलावा कुछ काम और चल रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय भी काफी भारी भरकम नेता हैं और अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसमें उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अगर 70-72 सीटें अगर पश्चिम बंगाल में आएंगी और भाजपा का कोई मौजूद नहीं था, तो वो ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की भारी मेहनत थी और वो लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल में अपनी तैयारियों में लगे थे। दूसरा एक नाम हमारे जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जी का भी है, वो भी 4 बार के सांसद हैं, मुख्य सचेतक भी हैं लोकसभा में, तो उनके बारे में भी कयास चल रहा है। दूसरा टीकमगढ़ के वीरेंद्र कुमार खटीक, वो भी 5-6 बार की जीते हुए सांसद हैं। बिल्कुल सर, नाम कई सारे हैं और कई नामों पर कयास भी लगातार जारी है। लौटूंगी आपके साथ। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं और दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सुमित ओरछा जी, पहले आप ही के पास आते हैं। क्या इसे ऐसे देखा जाए जो काम आए वो इनाम पाए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है गुंजन जी, जहां पर योग्यता को, समाज में सक्रियता को, राष्ट्र के प्रति समर्पण को एक सहज सम्मान दिया जाता है। नए नेतृत्व को उभारना, उन्हें योग्य बनाना और योग्य बना करके उन्हें अवसर देना अपनी योग्यता को साबित करने का और उसे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोग करने का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी संगठन है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना भी चाहता हूं कि एक भी ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हो या प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा हो, ये बताएं जो गरीब घर में पैदा होकर के इस तरह से गया हो और कांग्रेस ने उसको अवसर दे दिया हो। ऐसा नहीं हुआ। जितने भी सामान्य परिवारों से निकले हुए लोग हैं, वह सब भारतीय जनता पार्टी ने दिए। योग्यता को, समर्पण को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। इसलिए हमारा मंत्रिमंडल को लेकर के, हमारे सरकार के केंद्रीय और राज्य के मंत्रिमंडल को लेकर के हमेशा ये कयास लगाए जाते हैं कि कौन होगा, किसका नंबर आएगा। अन्यथा कांग्रेस में तो वो चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि गांधी परिवार में कौन है और गांधी परिवार की प्रदक्षिणा में कौन है, वही लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नित नए नवे लोगों को, अनुभवी लोगों को, योग्य लोगों को, समर्पित लोगों को, संवेदनशील लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इस राष्ट्र और समाज के कार्य में संलग्न करती है। यही हमारी पार्टी की विशेषता है। ठीक है सर। फिरोज सिद्दीकी जी, मंत्रिमंडल विस्तार को आप किस तौर पर देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है? देखिए गुंजन जी, हम कांग्रेस पहले से कहती थी कि ये जो सिंधिया जी छोड़ के गए हैं, ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस में उनकी अनदेखी हो रही थी। असल बात ये थी कि वो संघर्ष नहीं कर पा रहे थे जमीन पर। विपक्ष के रूप में वो, विपक्ष में चूंकि संघर्ष करना होता है, वो संघर्ष नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए। और इसीलिए वो उनको कैबिनेट मंत्री बनना था मोदी जी की कैबिनेट में, इसीलिए उन्होंने सरकार भी गिराई। और आज वो चीज स्पष्ट हो गई, पहले भी हो गई थी और अब आज नहीं। फिरोज सिद्दीकी जी बड़े कद के नेता तो थे ही ना सर, बार बार उनको इग्नोर किया जा रहा था और यही बातें उस वक्त में सामने आई थी। इग्नोर मतलब क्या? वो आज तक परिभाषित नहीं कर पाए। उनको तो सब कुछ मिल गया सिंधिया जी को, लेकिन वो गए थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में किसानों के कर्जे माफ करा सके? अतिथि शिक्षकों की नहीं सुनवाई हो रही, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में अतिथि शिक्षकों को ले पाए? कमलनाथ जी की सरकार 100 रुपए में बिजली दे रही थी, वो भी उन्होंने छुड़वा दी लोगों से। हम लोगों ने इतने जो प्रभावी कदम उठा रहे थे, वो भी उन्होंने लोगों से छुड़वा दी। जनता को क्या मिला? आज अगर ये कैबिनेट बन रही है तो ये समझौतों को देखकर बन रही है। जिस तरीके से खलबली जो मोदी सरकार में बनी हुई है, उस खलबली को खत्म करने के लिए ये जो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के किले दरक रहे, उन सबको साधने के लिए ये कैबिनेट बन रही है। ये कैबिनेट इसलिए नहीं बन रही कि आज अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं सर, अगर साधने की कोशिश भी की जा रही है तो इसमें गलत क्या है सर? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आपकी पार्टी में थे, उस वक्त आपको साधना चाहिए था। हम तो साध ही रहे थे उनको। अब उनका जो लालच था वो असल में संघर्ष जो है, जमीन पे संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। अब जब वो विपक्ष के रूप में संघर्ष करने की स्थिति में ही नहीं थे, तो अब वो उनको छोड़ के जाना था, इसलिए उन्होंने सौदेबाजी की और वो सौदेबाजी आज सामने आ गई। और आज भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेके सामने आ गई कि बरसों पुराने 6-6 बार के सांसदों की, 8-8 बार के सांसदों की अनदेखी करके जो पहली बार राज्यसभा के दरवाजे से जो व्यक्ति आया, आज भारतीय जनता पार्टी उसको कैबिनेट पद पर नवाज रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो 4 बार के गुना के सांसद रह चुके हैं ना सर। आप ये बात कैसे कह रहे हैं? बड़े नेता है वो, कद्दावर नेता है। में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में। अरे राजनीतिक करियर तो रहा है ना सर उनका, राजनीतिक करियर तो रहा है ना उनका। वीरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस है। अभी तो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे हमारे ओरछा जी। सर लौटूंगी आपके पास। दीप्ति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीप्ति, इसे किस तौर पर देखे आपने? सुना किस फिरोज सिद्दीकी जी को भी, सुमित ओरछा जी को भी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कयास कई लगाए जा रहे हैं। सिंधिया के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद कई सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। और बीजेपी के लिए तो ये अच्छी ही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा काम सिंधिया ने किया ही है। नहीं, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि
अगर दूसरा सर देखिए, ये राजनीतिक दल हैं गुंजन, ये अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के अपने तर्क थे, हाँ दीप्ति बात पूरी कीजिए। और जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब बीजेपी के अपने तर्क थे। तो ये राजनीतिक दल खुद को सही साबित करने के लिए सारे तर्क दे रहे हैं। लेकिन जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, लगभग तय है कि उनका नाम मोदी मंत्रिमंडल में आएगा। और गुंजन, ये बात आज से नहीं तय है, बल्कि ये बात उसी समय से तय थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई थी। क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस से जो है अपनी नाराजगी जता रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अपनी नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इस दौरान एक घटनाक्रम राज्यसभा सांसद को लेकर हुआ जिसमें दिग्विजय सिंह ने अपनी एंट्री करी और वो पहले नाम के तौर पर आए, अपनी सीट सिक्योर करी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा ये घटनाक्रम उसके बाद देखने को मिला। तो सबसे पहले सरकार गिरते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सांसद बनाया गया और उसी समय तय था कि जब मोदी मंत्रिमंडल बनेगा तब कहीं ना कहीं उनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और उस समय जब सरकार गिरी तो उसके बाद लगातार जितनी चीजें थी कि सिंधिया के ही जितने लोग साथ में आए थे उन्हीं को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, फिर उनको जो जीते मंत्री बनाया, कुछ को बीजेपी के कार्यकारिणी में लिया। तो काफी हद तक गुंजन इसमें ये बात देखी जा सकती है कि जो करेगा वो इनाम पाएगा, जो आपने कहा था। तो उसी तरह की चीज देखने में आई है। और सिंधिया अकेले वो नेता नहीं है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, बल्कि सिंधिया वो नेता है जो बीजेपी में अपनी सरकार लेकर आए। मतलब उन्होंने 2018 की गिरी हुई सरकार वापस बीजेपी को बनाकर दी। तो कहीं ना कहीं सिंधिया का कद हमेशा से बड़ा रहा है बीजेपी में आने के बाद, और एक लंबे इंतजार के बाद अब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है और एक एक करके उनके समर्थकों को भी धीरे धीरे जो है बीजेपी में कोई ना कोई जगह दी जा रही है। तो सिंधिया का कद हमेशा से बड़ा है और अब जब सिंधिया मंत्री बन जाएंगे तो मध्य प्रदेश बीजेपी में भी कई सारी चीजों को देखना होगा, कई सारे समीकरणों को देखना होगा, कई सारी चीजें बदलेंगी, क्योंकि सिंधिया कहीं ना कहीं उनका दबदबा रहेगा। अभी जैसे बीजेपी की लिस्ट निकली उसमें भी सिंधिया का दबदबा था और हमेशा जो है मध्य प्रदेश बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप थी उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया का नाम अब सबसे ऊपर होगा। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंधिया वो शख्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा नजारा ही बदल दिया। और न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति का नजारा बदला, बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी को 2018 की खोई हुई सरकार भी लाकर दी। तो अब सिंधिया एक युवा चेहरे के तौर पर सामने होंगे। जिस तरह से बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस बात के लिए हमेशा वकालत करती रही है कि हमेशा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो उस चेहरे के तौर पे सामने होंगे। और मध्य प्रदेश बीजेपी में भी एक युवा चेहरे के तौर पे सामने होंगे जिनको पूरे प्रदेश में जो है स्वीकार्यता की बात कही जा सकती है, बल्कि वो चेहरा युवा चेहरा होंगे जिनको पूरे देश में भी देश भी जानता है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया का दबदबा और बढ़ेगा। कोशिश यहाँ पर दीप्ति की गई है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चैतन्य भट्ट जी, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, कैबिनेट विस्तार होना है, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। सर्बानंद सोनोवाल हैं, सिर्फ एमपी ही नहीं बाकी के राज्यों से भी देखें तो हर तरफ से बीजेपी साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये समझे कि सियासी संतुलन बनाने की कोशिश है ताकि चुनावों में भी इसका फायदा मिल सके? नहीं, ये तो देखिए होता है। अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होंगे, तो जाति, क्षेत्रीय और दलीय समीकरण तो देखना ही पड़ता है अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है और अगर आपको सत्ता में आना है। तो ये सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा ध्यान है क्योंकि वहां से 80 सांसद आते हैं, इसलिए वहां भी देखना ज्यादा जरूरी है। अभी भी जो कुछ थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी थी उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस दूसरे नेताओं को, उनको भी सुलझाने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस तरह की सारी चीजों का समीकरण करके, जैसा भी बीजेपी के नेता बताते हैं कि पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का मंथन कर रहे थे, लोगों की जो काबिलियत है उस पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने क्या काम किया, किस मंत्रालय का काम अच्छा था, इन सारी चीजों को भी देखते हुए जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। विशेषकर अब युवाओं को ज्यादा तवज्जो देने की बात चल रही है। अभी जो औसत मंत्रिमंडल की औसत आयु है लगभग 60 के आसपास है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ नए लोगों को, जो युवा हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके एक इस तरह का संदेश दिया जाए कि अब युवाओं की सरकार है ये। तो ये बहुत सी चीजें हैं क्योंकि जो सहयोगी दल है उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, जनता दल यूनाइटेड को भी एडजस्ट करना है। वो पांच मंत्री मांग रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब उनको भी उसको एडजस्ट करना है। अभी आप देखिए जनशक्ति पार्टी में जो विभाजन हुआ उसको भी लेके कुछ परेशानियां हैं।
उसमें भी भारत गुट है और आपका चिराग गुट, उनको भी शामिल करना है। अपना दल से तो अनुप्रिया पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि इनको तो मंत्रिमंडल में, तो बहुत सी चीजें हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, उन सब चीजों पर ध्यान रखा जाता है कि इसका फायदा हमको कैसे मिल सकता है। जी ठीक है सर। सुमित ओरछा जी, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या इसे इस तौर पर देखें कि पहले काम आए बाद में इनाम पाए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को देखें तो ऐसा भी नजर आता है कि पहले इनाम पाए बाद में काम आए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बीजेपी समझती है कि दलितों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, छोटे दलों को हमें साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी जाकर हम जीत हासिल कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। अनुप्रिया पटेल का नाम कयास लगाए जा रहे हैं, अपना दल की सांसद हैं। किस तौर पर देखिए सर, हर तरफ से साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है? गुंजन जी, सबका साथ लेकर के सबका विकास करना है, यही तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसलिए किसी का साथ छोड़ना नहीं है, सबका लेना है। जो अनुभवी है, जो योग्य है, जो समाज में जिसकी अपनी स्वीकार्यता है, ऐसे तमाम सहयोगियों का साथ लेकर के सरकार काम करेगी। और सरकार जनता के कल्याण के लिए, अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेगी। ये सरकार का मोटो है, ये सरकार का मिशन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कयासों का बाजार तो थोड़ी देर बाद अटकलों पर सारा विराम लग जाएगा और जो फाइनल सूची होगी वो आप सबके सामने होगी। लेकिन जो योग्यता के मापदंड है, जो साथ लेने के मापदंड है, जो मंत्रिमंडल के मापदंड है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए सदा सर्वदा स्पष्ट रहे और उन्हीं के आधार पर सारे चयन होते हैं। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर कांग्रेस पार्टी शुरुआत से साध कर चलती, अगर अपने नेताओं को, क्योंकि हमने बहुत देखा है कांग्रेस के अंदर नाराजगी, गुटबाजी बहुत देखने को मिलती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। एमपी में तो स्थिति लगभग ऐसी ही है। तो सर, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर शुरुआत से साधने की कोशिश की गई होती तो स्थिति शायद ये ना होती? देखिए, साधा सब गया, उनको जितना दिया गया सिंधिया जी को इतना किसी भी नेता को नहीं दिया गया। अभी आप ही गिना रही थी कि वो 4 बार के सांसद रहे। तो सर वो तो जनता चुनती है ना, जी को नहीं दिया क्या? वो तो जनता चुनती है ना सर। 2 बार के वो केंद्रीय मंत्री रहे। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए? जब पार्टी विपक्ष में है तो आपका काम है कि आपको संघर्ष करना है। वो उपनेता थे 2014 से 2019 तक, उपनेता थे लोकसभा में और राहुल गांधी जी तक के सबसे करीबी आदमी थे। जब राहुल गांधी जी को संघर्ष की जरूरत पड़ी, इतने करीबी थे कि वो कमलनाथ जी मिलने का समय नहीं देते थे। अरे भैया, अब आपके दिन से दरी बिछाते रहोगे। आप पुराने जो लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लोग, अब दरी बिछाएंगे, झंडा बांधेंगे, वो कांग्रेसी कुर्सी पे बैठेंगे। यही मोदी जी का स्पष्ट संदेश है। इसलिए अब आप ज्यादा झटपटाइए मत। आपका और कांग्रेस यही कहकर दिल को तसल्ली देगी। बार अब आप दरी बिछाओ, कांग्रेसी बैठेंगे। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में है, वो अरे भैया, संगठन बंगाल में है। संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है, चिंता मत करिए। उसमें भी सब कांग्रेसी घुस गए, उसमें भी सब हमारा संगठन कांग्रेसियों से दरी बिछवाएगा, बिछाएगा नहीं। अरे बिछवाएगा नहीं, वो तो आप बिछा ही रहे हो। कांग्रेसी मंत्री बने हुए हैं, कांग्रेस बिछाएगी, भाजपा की दरी बिछाएगी, चिंता मत करिए। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो रहा है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अगर देखें तो सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो अब उनको मंत्रिमंडल में सेट किया जाएगा। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी का नाम है, अनुप्रिया पटेल का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो है ही, इसके साथ साथ कई ऐसे, पशुपति पारस का नाम है। ये वो नाम है जिनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में चुनाव हो तो इनका सीधे तौर पर फायदा हो सके। बिल्कुल गुंजन, ये अकेले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है बल्कि लंबे समय बाद मंत्रिमंडल विस्तार है। और ये इसलिए है कि इस विस्तार के जरिए 2022 के चुनाव, 23 के चुनाव और यहाँ तक कि दिल्ली के चुनाव को भी, केंद्र के 24 के चुनाव को भी एडजस्ट किया जा सके लोकसभा का। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा का रास्ता है या कहें कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी और बिहार होकर ही जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया उनको तो जोड़ा ही जा रहा है, लेकिन यूपी और बिहार के ज़्यादा चेहरों को लिया जा रहा है,
उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये वो दो राज्य हैं जो दिल्ली तक सत्ता तक पहुंचाते हैं, दिल्ली तक पहुंचाते हैं। और खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को ज़्यादा साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में खासी नाराजगी है। और अगर हम खासकर बात करें तो ब्राह्मण चेहरों को लेकर या ये माना जा रहा है जो सरकार की इमेज बन चुकी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी मानी जा रही है। बिल्कुल, तो सबसे यही बड़ी वजह बात है कि यही ब्राह्मण है। और चेहरों को भी दूसरे साधने और की कई कोशिश दल होगी। हैं जो यूपी में क्षेत्र अपनी के पेट साथ-साथ बनाने की जातिगत कोशिश समीकरणों को भी करेंगे। काबू रखा हमने पहले जाएगा। अखिलेश यादव को भी सुना था जिसमें कि वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि छोटे दलों को साधने की कोशिश होगी। बीजेपी किसी भी तरीके से अपनी पकड़ को वहां कमजोर नहीं करना चाहती है। ठीक है, वक्त इतना ही था मेरे पास। सुमित ओरछा जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी जी, चैतन्य भट्ट जी, दीप्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंतजार आज शाम 6 बजे का है, किन नामों पर मोहर लगेगी, किन को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये देखना होगा। सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी है, करीब 5.5 घंटे का वक्त बाकी है। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।